हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज तारीख है 14 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूज़ है एयरलिफ्टिंग ट्रूप्स टू टैंक्स, आर्टिलरी एंड रडार नो लेट अप इन इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन इन ईस्टर्न लद्दाख। देखिए, अब किसी भी वॉर में एक सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये होती है कि हमारी सप्लाई लाइन कितनी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि हमारी 1962 वॉर में सबसे बड़ा रीज़न यही था हमारी डिफीट का कि हमारी सप्लाई लाइन बहुत वीक थी। और एक तो इसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। एंड जब आप ऐसी मॉक ड्रिल्स भी करते हैं तो आप यही कोशिश करते हैं, ये देख सकें हम कि हम कितनी जल्दी अपनी आर्मी को, अपनी बटालियंस को रीग्रुप कर सकते हैं, उन्हें इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। तो उसी में गवर्नमेंट ने डेटा दिया है कि इंडियन एयरफोर्स जब से 2020 में चाइना के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई है, गलवान वैली क्लैश के बाद, तो इंडियन एयरफोर्स हैज एयरलिफ्टेड नियरली 70,000 आर्मी ट्रूप्स एंड हैवी प्लेटफॉर्म्स लाइक टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, ballistic missiles weighing over 9,000 ton as part of efforts towards enhancing the overall operational preparedness in eastern Ladakh। ओके, तो ये बस हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दी कंडीशन ऑफ इवेंचुअलिटीज हम लोग तैयार हैं इसके लिए। ऑलराइट, एन एस्टिमेटेड 50,000 to 60,000 ट्रूप्स रिमेन डिप्लॉयड ऑन बोथ साइड ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर, उनके भी और हमारे भी। फिर यहाँ पर कॉप्स कमांडर की मीटिंग चलती रहती है, जिसका 19th राउंड हुआ है अभी या होने वाला है। ओके, तो कोशिश की जा रही है कि ये सब डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाए, इश्यूज तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर से ट्रूप्स का क्लैश ना हो जैसा गलवान वैली में हुआ था। अभी ब्रिक समिट होगा साउथ अफ्रीका में, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट आमने सामने होंगे। ठीक है, तो उनके बीच कुछ बातें होती है या नहीं। अब दूसरा कि ये जो बिल पास हुआ है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें काफी सारे एक्सेम्पशन दिए गए हैं सेंटर और उसकी एजेंसीज को इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो उसी पे क्वेश्चन किया जा रहा था उनको, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है जीडीपीआर, जिसको मॉडल माना है सभी कंट्रीज ने और उसी पे बेस अपने अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉ प्रिपेयर करें, कि वहां पर भी काफी सारे एग्जामेशन दिए गए हैं। एस हाई एज 16 एग्जामेशन हैं जीडीपीआर में भी, तो हमने भी ये एग्जामेशन रखे हैं इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बाकी उस बिल पे हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है यहाँ पर कुछ, एक बच्चे ने की डेथ हुई थी, 17-year-old स्टूडेंट, तो उसी को लेके कुछ केस है। एंड मैंने आपको बताया है, पॉस्को इज दी ओनली लॉ जो जेंडर न्यूट्रल है। ओके, लड़का हो लड़की हो, सेम प्रोविजन रखे गए हैं। नेक्स्ट इज, बाकी तो सब वही सब न्यूज़ कंटिन्यूस है। एंड सिटी न्यूज़ हमें नहीं जाननी है। अब हम आएंगे सीधे एडिटोरियल्स ऑफ द डे पर। देखिए, ये कांग्रेस ने अपने पर्सपेक्टिव से लिखी है काफी सारी बातें, कि ये जो बिल था, जो क्रिमिनल लॉज को चेंज करने का बिल लाए, ये कंसल्टेशन से लाना चाहिए था, बट अभी ये बिल गया है स्टैंडिंग कमिटीज को। ओके, उसके बाद कमिटी इसको क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन करेगी। उसके बाद ये दोबारा आएगा हाउस में। ठीक है, जब ये फाइनल पास हो जाएगा तो हम देख लेंगे। बाकी हमने मेन मेन प्रोविजंस देख लिए थे कल, सेडिशन को लेके जो चेंजेस किए गए हैं इसमें। ठीक है, उसमें एक लूप होल छोड़ दिया गया है हालांकि। तो अभी कमेटी अब उसको एग्जामिन करेगी, तब इस सब पे वो डिटेल एनालिसिस करेंगे। विमेन को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स को अब एविडेंस बना लिया जाएगा। ठीक है, और डिजिटल एज में होना भी चाहिए ना। तो ये जो चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, दे आर रियली वेलकम। अब यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन इन द मदर टंग इज द मेजर फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है कि हमें जो क्लास फिफ्थ है वहां तक बच्चे को मदर टंग में ही देना है एजुकेशन। वो ठीक है, बट अल्टीमेटली बात ये होती है कि इंग्लिश को इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, हम भी करते हैं, मतलब सभी करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये आपके लिए दरवाजे खोल देता है वर्ल्ड ओवर के। ठीक है, आजकल टाइम है मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो वर्ल्ड ओवर के डोर खोल देती है इंग्लिश लैंग्वेज। चाइना का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उन्होंने इंग्लिश ज्यादा नहीं सिखाई अपने लोगों को। ऑलराइट, लेकिन उन्होंने क्या है, अपनी खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस को इतना स्ट्रांग बना रखा है कि दूसरी कंपनीज उनके यहाँ बिजनेस करने आती है उनके देश में। उनके लोगों को ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता है। और एक तो ये लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, ये हमारा एक एडवांटेज है ओवर चाइना। यहाँ पर दो प्रोजेक्ट की बात की गई है, प्रोजेक्ट 17 एंड प्रोजेक्ट 17A। तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट 75 एंड 75I की बात की थी। ओके, वो सबमरीन से रिलेटेड था। ये फ्रिगेट से रिलेटेड है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, फ्रिगेट बोलते हैं इनको। टॉर्पेडो लॉन्च करते हैं सामने वाली शिप पर, उसको मार गिराने के लिए।
ठीक है। तो P-17 प्रोजेक्ट था इससे पहले, ये था शिवालिक क्लास फ्रिगेट बनाए थे इसमें हमने, ठीक है। और फिर इसी का फॉलो अप लेकर आए हम प्रोजेक्ट 17A, इसे हमने कहा नीलगिरी क्लास। ओके। एक बात आप याद सकते हैं कि टॉर्पेडो लॉन्च करने के लिए यूज किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। एंड 17A 17 का ही फॉलो अप है। अब इसमें मेजर क्या है, मतलब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बना के। देखिए, इनका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन पे कोटिंग की जाती है रडार एब्सॉर्बेंट की। रडार रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि इनको कैच करना रडार्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रारेड सिग्नल्स जाते हैं इन इन शिप से, फ्रिगेट से, ये इंफ्रारेड सिग्नल कंपैरेटिवली लो होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज की है। क्लियर? दो बातें याद रखनी है आपको। एक तो इंफ्रारेड जो एमिशंस होते हैं इनके वो कम हो जाते हैं, तो इनको रडार इजीली कैच नहीं कर पाता है, और रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की जाती है इन पर, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A ships have been designed in-house by Indian Navy's Warship Design Bureau. According to this, as much as 75% of the order for equipment and system of Project 17A ships are from indigenous firms including MSME. इसको आप लिंक कर सकते हैं हमारा जो आत्मनिर्भर, क्योंकि हमें जो डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है ना, उसके लिए तो 75% जो भी इक्विपमेंट लिए जाएंगे यहाँ पर, या जो भी फॉर्म्स को एंगेज किया जाएगा इंक्लूडिंग एमएसएमईज, वो 75% हमारा इंडिजिनस होना चाहिए। राइट। अब हम आ जाते हैं इस पर। तो देखिए, कल हमने जब बिल्स की बात की थी, तो आप एक बात तो अब तक याद कर ली होगी आपने कि तीनों बिल के नाम क्या हैं, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करेगा, एंड भारतीय साक्ष्य बिल ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ओके। तो ये बात तो फैक्ट है कि इंडिया वॉज इन नीड ऑफ दिस ओवरहॉल, ये तो करना ही था आज नहीं तो कल, क्योंकि पुराने जो लॉज हैं, जो ऑलमोस्ट कितने, अब तो 150 साल से ज्यादा पुराने हो चुके थे, विद टाइम उनमें चेंज किए गए वो ठीक है, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रोविजंस थे जो उस टाइम क्रिमिनलाइज किए गए थे, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ऑलराइट, रिपील ऑफ सेडिशन लॉ। नाउ इट स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। हालांकि इसमें डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है, जैसे कि इसमें ऐड किया गया है फाइनेंशियल मीन्स, जो आप पैसा देते हो अगर वो गलत काम में यूज हो जाता है। दूसरा है सबवर्सिव एक्टिविटीज, और यही एक लूप होल रह गया है कि आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया इस वर्ड को, सबवर्सिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें तो कल को आप अगर प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो उसको भी आप सबवर्सिव एक्टिविटीज मान सकते हो। Alright. Then comes encouraging feeling of separatist activities like Khalistani movement. Alright. Deceitful promise to marry is a criminal offense now. अगर आपने किसी को शादी का झूठा वादा करके उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है, तो वो अब एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस। इसका फायदा ये होगा कि छोटे छोटे गलतियों के लिए, ठीक है, छोटे क्राइम्स के लिए जो लोग जेल में पड़े रहते थे, फिर वो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते थे या उनको पेश नहीं किया जाता था कोर्ट में, तो कई बार वो अपनी सजा से ज्यादा टर्म तो जेल में बिता देते थे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं अंडर ट्रायल्स, यानी अब तक इनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे जेल की ओवर क्राउडिंग हो जाती है। तो इसको रिप्लेस किया गया है कि अगर किसी से छोटी सी गलती हुई है तो उसको एक कम्युनिटी सर्विस के फॉर्म में सजा दे के उस बात को वहीं खत्म किया जा सकता है। It is an alternative form of punishment that could prevent more under trials languishing in jails. Recognition of murder by mob or on ethnic, caste and communal line was also needed, क्योंकि हमारे यहाँ काफी mob violence के केसेस आ रहे थे, स्पेशली काउ स्लॉटर के नाम पर, ठीक है। बट मोर नीड टू बी डन टू मिनिमाइज वेगनेस एंड लूजनेस ऑफ द डेफिनेशन। एग्जाम्पल सबवर्सिव एक्टिविटीज, इनको इनकी आप एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दीजिए ताकि इनका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो सके। ऑलराइट। At their core, due process and personal liberty are inviolable human rights. ठीक है। अब यहाँ पर विवेक देब्रॉय, इन्होंने सिर्फ 5 रीजन बताए कि क्यों जरूरत थी इनकी, तो आप भी बस वन लाइन में इनको याद रख सकते हैं। पहला, इरेजिंग कॉलोनियल लेगेसी, क्योंकि देखिए कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स की, वो इसके लेके आई थी इंडियंस को पनिश करने के लिए। उनका कहीं भी मेन गोल जस्टिस देने का नहीं था, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर भी पनिश करना चाहते थे, क्योंकि उनका जो रूल था वो उसी पे चल रहा था एट दैट टाइम, एटलीस्ट 1860 के आसपास। ये 57 में रिवोल्ट होता है, उसके बाद जो थोड़े बहुत भी अच्छे टर्म्स थे लोकल लोगों के साथ वो भी
खत्म हो गए थे। तो उसके बाद सिर्फ एक पनिश करने वाली मेंटेलिटी थी। उसी का एग्जांपल था सेडिशन लॉ। तो पहले तो हमें ये कॉलोनियल लेगेसी इरेज करनी थी, क्योंकि क्रिमिनल लॉस पनिश करने के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों को जस्टिस देने के लिए होने चाहिए। सेकंड, move to reform these laws is not merely a legal imperative but a philosophical one, क्योंकि जॉन लॉक ने क्या कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी इन्होंने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब कि लोग अपने कुछ राइट सरेंडर करते हैं स्टेट को और बदले में स्टेट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, और उसमें ये भी कहा था उन्होंने कि अगर स्टेट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है तो लोगों का ये फर्ज बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दें। ऑलराइट, तो ये जॉन लॉक की थ्योरी थी। तो नाउ these changes should reflect the ethos, needs and aspiration of contemporary India. Third, when society progress, laws that mirror their current values and needs. ठीक है, जैसे कि आज हमारे यहाँ एनसीआरबी में कहता है कि 77% इंडियन प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। सिर्फ 23% ऐसे हैं जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, जिनकी ट्रायल पूरी हो चुकी है, बट 77 ऐसे हैं जिनकी ट्रायल तक पूरी नहीं हुई है लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रायल का। ओके, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे जेल्स जो हैं इसी वजह से, अंडर ट्रायल्स ज्यादा होने की वजह से ही कैपेसिटीज से ज्यादा भरे हुए हैं। सो दिस इज एन इनजस्टिस टू काउंटलेस अंडर ट्रायल्स। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस जो हम लोग लेकर आए हैं वो एक अच्छा इनोवेटिव एंड ह्यूमन अप्रोच है छोटी गलतियों के लिए। ओके, फॉर पेटी क्राइम्स, फोकसिंग ऑन देयर रिहैबिलिटेशन एंड सोसाइटल इंटीग्रेशन। फोर्थ, इनकंसिस्टेंसी थी पुराने लॉज में जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। जैसे एग्जाम्पल सेक्शन 309, ये कहता है कि अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बट एट द सेम टाइम हमने जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेकर आए 2017 में वो कहता है कि दिस अटेम्प्ट इज ड्यू टू सीवियर स्ट्रेस एंड नीड केयर इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। एक तरफ आपका लॉ कह रहा है कि केयर करने की जरूरत है ऐसे लोगों की, ना कि उनको पनिश करने की, बट दूसरी तरफ आपका इंडियन पीनल कोड कह रहा है कि ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंसी थी। इसको कम करने के लिए हम लोग को ये अमेंडमेंट्स करना जरूरी थे। ठीक है, एक और रीजन इन्होंने दिया है, दैट इज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी सिंस 1872। आज हम डिजिटल एज में रह रहे हैं। ओके, तो अगर डिजिटल एविडेंसेस को ही कंसिडर ना करे कोर्ट तो ये तो सही नहीं है। ओके, तो नाउ इट रिकग्नाइजेस द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन अलाउइंग फॉर डिजिटल रिकॉर्ड्स टू बी एडमिसिबल एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस। ओके, हमने शुरू किया ना कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी की जा सकेगी। यहाँ पर आर्टिकल है इंडिया और स्विट्जरलैंड की पार्टनरशिप को लेके। तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन 1948। देन फिर फ्रांस, इसका स्विट्जरलैंड का अगर कुछ रोल देखें हम लोग तो वोकेशनल ट्रेनिंग, मिल्क प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू कोलैबोरेशन इन हेल्थ, क्लाइमेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन की जहाँ तक बात आती है ना, तो स्विस काफ़ी अच्छा है स्विट्जरलैंड इस मामले में। जैसे आपने अगर वहाँ का एक प्लेयर का नाम सुना होगा, रॉजर फेडरर है आई थिंक। ओके, तो रॉजर फेडरर मोस्टली वो क्या है, वो वहाँ पे उसका जो बिजनेस है वो यही है, मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी का। ओके, तो इसमें और इन्होंने मदद की भी है इंडिया की, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, सेटिंग अप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, मिल्क फार्मर कोऑपरेटिव्स इन केरल एंड रेल वैगन फैक्ट्रीज इन तमिलनाडु। ये स्विट्जरलैंड के कोलैबोरेशन के साथ ही हमने किए थे। स्विट्जरलैंड इज 12th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, और 11th कौन सा है, हमने फ्रांस की वीडियो में देखा था, इट इज फ्रांस। ओके, 11th रैंक पर इन्वेस्टर्स में। Now, one recent collaboration between Swiss and Indian scientists, ये आप याद रखिए अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि जब आप क्लाइमेट की भी बात करेंगे ना वहां पर ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। लाइमस्टोन कैल्सिनेट क्ले सीमेंट बनाई है दोनों ने मिलकर, यहाँ से हमारे साइड से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्टों ने कोलैबोरेट किया था। ठीक है, स्विस साइंटिस्ट के साथ, और बनाया है क्लाइमेट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल सीमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 8% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ग्लोबली। तो ये जो नई सीमेंट बनी ये 30 से 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो एक तो क्लाइमेट फ्रेंडली हो गई। ओके, और दूसरा ये है कि जब आप इसको मिक्स भी करते हैं घर बनाने या कुछ भी बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट के साथ, ठीक है, तो इसमें आपको कंपैरेटिवली कम सीमेंट यूज करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो अभी कन्वेंशनल यूज की जाती है। नाउ वर्किंग टुवर्ड्स a sustainable future, deepening collaboration in healthcare for global good,
एंड कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सब बोल बच्चा निकाल दोगे, बट एक बार रीड देख लीजिए। एस्टैब्लिशेस स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ये हमें बनाना चाहिए, ओके, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस स्विस इंडियन इनोवेशन प्लेटफॉर्म। क्योंकि देखिए जब हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप इनोवेशन की बात करेंगे ना, तो स्विट्जरलैंड इज बेस्ट, ओके। और वर्ल्ड ओवर अगर फार्मेसी कहें हम वर्ल्ड की, जहाँ सबसे ज्यादा दवाइयां बनती है, तो वो इंडिया है, ओके। So the best innovative Swiss and Indian enterprises. Switzerland rank number one when it comes to innovation, and India takes the center stage as pharmacy of the world. तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे साथ में काम कर सकते हैं। दूसरा, एक एफटीए नेगोशिएट किया जा रहा है बिटवीन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसके पार्ट कौन कौन है? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, एंड इंडिया इज ऑन दी होराइजन। तो इनके साथ भी हम एक एफटीए नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड वैल्यूज। ऑलराइट, अब हम आते हैं दिल्ली एंड ताइपे। देखिए ताइपे जब हम बोलते हैं तो यानी कि हम बात कर रहे हैं आज का जो ताइवान है, ठीक है। अगर सॉरी, अगर यहाँ पे हम इधर से कहीं चीन मान लें, तो यहाँ पे एक छोटा सा ताइवान देश है, ठीक है, और ये है ताइवान स्ट्रेट। और ये है ताइवान, जो अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी, ठीक है। और जो मेनलैंड चाइना है वो अपने आप को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ये पीपल्स रिपब्लिक है और वो सिर्फ रिपब्लिक है। अब इनकी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए हुआ क्या, 1911-12 के आसपास चाइना में एक रेवोल्यूशन होता है, ओके। और जो इनकी जो रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती है, आई थिंक तांग कहते थे या कियांग ऐसा कुछ कहते थे, ओके। तो ये जो डायनेस्टी होती थी इसको ओवरथ्रो कर दिया गया और चाइना ने प्रोक्लेम किया कि हम लोग हैं रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ से रिपब्लिक बन गई है। लेकिन 27 तक 1927 तक आते आते यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग खड़े होने लगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1917 में क्या हुआ था, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, रशियन रेवोल्यूशन। और उनका गोल क्या था उसके बाद, कि हमें वर्ल्ड ओवर कम्युनिज्म को स्प्रेड करना है। और रशिया के जस्ट नीचे है चाइना, तो वहां भी उन्होंने अपने कम्युनिस्ट आइडियाज को ज्यादा प्रोपेगेट किया। तो इस तरीके से 27 से 1937 तक कम्युनिस्ट और ये जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो रिपब्लिकन्स ने स्टैब्लिश की थी, जो वहां की गवर्नमेंट थी लेड बाय चियांग काई शेक, चियांग काई शेक, इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है 10 साल। फिर क्या होता है, 39 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो जैपनीज एग्रेशन होता है यहाँ पर, जैपनीज इन्वेड कर देते हैं चाइना को। तो ये दोनों साथ में आ जाते हैं और एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करते हैं कि चलिए पहले जैपनीज से निपटते हैं, उसके बाद अपने आपस डिफरेंसेस देख लेंगे। ऑलराइट, तो इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट स्टैब्लिश किया यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। फिर 1949 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इनकी लड़ाई दोबारा शुरू हुई, तो 1949 में जो कम्युनिस्ट थे दे इमर्ज विक्टोरियस, ऑलराइट। और ये जो चियांग काई शेक की गवर्नमेंट थी ये चली जाती है ताइवान में। तो ताइवान में आपको थोड़े से डेमोक्रेटिक टाइप के एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जबकि कम्युनिस्ट पूरी तरीके से इन्होंने होल्ड कर लिया मेनलैंड चाइना पे और उसको बनाया कम्युनिस्ट चाइना, ठीक है, और सेपरेटेड बाय ताइवान स्ट्रेट। तो ये इनकी छोटी सी कहानी थी। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। अच्छा, कुछ बातें और बता देते हैं। जैसे अब चाइना क्या कहता है कि कोई भी कंट्री ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकती ताइवान के साथ, ओके। डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा कोई भी ताइवान के साथ, क्लियर। अब हुआ क्या कि जब आजाद हुए तो आपको पता है यूएनएससी बना, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे। तो यूएसए ने और दूसरी कंट्रीज से उस वक्त जगह दे दी रिपब्लिक ऑफ चाइना को, यानी कि ताइवान वाली गवर्नमेंट को, ठीक है, ताइवान वाली। क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम, आप जानती हो चाइना कमजोर भी था, तो ऐसी कोई जरूरत थी भी नहीं वर्ल्ड को उसकी, ठीक है। तो उन लोगों ने ताइवान को यहाँ पे जगह दी। बट 1971 में यूएन ने डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, ताइवान नहीं बल्कि जो मेनलैंड चाइना है, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड वाला, ठीक है, उसको यूएनएससी में जगह दे दी गई। और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी थी कि ताइवान कोई अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, वो मेनलैंड चाइना का ही पार्ट है। इस वन चाइना पॉलिसी को यूएसए और अदर्स लगभग सभी कंट्री से माना। इंडिया ने तो बहुत पहले ही मान लिया था 50s में ही, ठीक है। तो अभी भी वर्ल्ड ओवर कोई भी कंट्री ताइवान के साथ ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकती। आप सिर्फ इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज रख सकते हैं ताइवान के साथ,
आप डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते। क्लियर? अगर आपको इतनी स्टोरी समझ में आई है तो अब आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। देखिए अभी क्या है, हमारे 3 रिटायर्ड चीफ यहाँ पर गए हुए हैं ताइवान में, ठीक है, बट वो गए एक सेमिनार के लिए, ठीक है, सेमिनार ऑन मैरीटाइम ऑर्गेनाइज्ड बाय ताइवानीज थिंक टैंक, दीज ट्रैक 2 डिस्कशन। अब देखिए डिप्लोमेसी का ही पार्ट है ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ठीक है। जब हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात करते हैं, यानी कि ये ऑफिशियल्स का एंगेजमेंट होता है, जो हमारे प्रेजेंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और वो जब आपस में कुछ डिसाइड करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 हो जाती है नॉन ऑफिशियल्स की, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑफिशियल रिटायर हो चुके हैं तो हम इसको नॉन ऑफिशियल ही मानेंगे, क्योंकि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हो जाती है जहां पर दोनों होते हैं, कुछ ऑफिशियल लोग भी होते हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल भी, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि आप दोनों कंट्रीज के कोई एनजीओ आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, या सिविल सोसाइटी आपस में बात कर रही है, तो इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? आप इसको ट्रैक 2 में डालेंगे। ऑलराइट, जब डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स ये लोग आपस में बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ऑलराइट, तो जब भी हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो हम बात कर रहे हैं ताइवान की, और जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं मेनलैंड चाइना की। ऑलराइट, ये वर्ल्ड का सबसे इनसिक्योर नेशन है, क्योंकि चाइना कई बार कह चुका है अगर इसने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की तो हम फोर्सफुली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ऑलराइट, तो इसको जब भी किसी कंट्री सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है, यूएसए का सपोर्ट हो या इंडिया का हो। इंडिया का सपोर्ट इसलिए चाहता है कि इंडिया सबसे नजदीक है नेबरहुड में, ठीक है। Now, Republic of China lies a merely 112 miles across Taiwan Strait. Okay. Now there is omnipresent threat of military invasion and forcible integration. Republic of China is today recognized by only 13 countries. एक तो हो गई वेटिकन सिटी छोटी सी, और उसके अलावा कुछ स्मॉल पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है जो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, बाकी कोई वर्ल्ड की कंट्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती ड्यू टू थ्रेट फ्रॉम चाइना, ठीक है। यहाँ पर वही बातें लिखी जो मैंने आपको बताई। रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज स्टैब्लिश इन 1912 आफ्टर डाउनफॉल ऑफ किंग डायनेस्टी एंड एजम्पशन ऑफ रूल बाय केएमटी पार्टी, दैट इज कोमिंतांग, ओके, लेड बाय चियांग काइशेक। मतलब चियांग काइशेक बाद में लीडर बना, बट इसी पार्टी से बना। नो, केएमटी पार्टी एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। फिर 27 में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन केएमटी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बट 37 में जापानीज इन्वेजन की वजह से ये दोनों एक यूनाइटेड फ्रंट ऑर्गेनाइज करते हैं और पहले जापानीज को बाहर निकालते हैं। फिर जापानीज के जाने के बाद रिज्यूम होती है सिविल वॉर, जो कि 49 में एंड होती है विद कम्युनिस्ट विक्ट्री। और ये जो माओ जेडोंग थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, ही टुक कंट्रोल ऑफ मेनलैंड चाइना एंड काई शेक फ्लेड टू ऑफशोर आइलैंड ऑफ ताइवान, ठीक है, ये वहां चले गए। अब क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चियांग काई शेक वाला, यानी आज का ताइवान, क्योंकि ये विक्टोरियस के साथ अलाइड कर रहा था, ठीक है, तो इसको सीट दे दी गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। बट कम्युनिस्ट टेक करते रहे कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम हैं जो बीजिंग में बैठे हैं, कम्युनिस्ट लोग, वी आर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो यूएन को 71 में मानना पड़ा एंड इन्होंने ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया को एक्सपेल किया और सीट दे दी पीआरसी यानी आज का जो मेन लैंड कम्युनिस्ट चाइना है उसको, ठीक है। बीजिंग ने डिक्लेयर किया कि इट वुड यूज फोर्स इफ आरओसी एवर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अगर कभी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की कोशिश करता है ताइवान तो वो फोर्स यूज कर सकता है। और तो यहाँ पे बन गया यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कि करें तो करें क्या। ऑलराइट, फिर 1972 में एक डीएनटे साइन होता है बिटवीन निक्सन एंड माओ, जिसमें इशू किया जाता है शंघाई कम्युनिक। यहाँ पर प्रेसिडेंट यूएस के एक्नॉलेज कर लेते हैं कि देयर इज बट वन चाइना एंड दैट ताइवान इज पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्लियरली कह दिया 72 में कि यस, जब यूएन ने मान लिया तो हम भी मान लेते हैं, ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, ओके, एक ही चाइना है सिर्फ। ओके, तो वॉशिंगटन ने यहाँ पे मान लिया वन चाइना पॉलिसी, हमने 50s में ही मान लिया था। In 1979, US Congress passed the Taiwan Relation Act, proved unofficial relations between US and Taiwan. Read carefully, unofficial relation, okay? Officially relation नहीं रख सकते आप ताइवान से, अनऑफिशियल रख सकते हो, इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन यूएसए इतनी आसानी से झुकता भी नहीं है, तो उसने साथ में एक बात और लिखी इस एक्ट में, दैट वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ताइवान विद डिफेंसिव वेपन इफ नीड अराइज, ओके। अगर जरूरत पड़ेगी तो ताइवान को वो डिफेंसिव वेपन दे सकता है, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी मान ली उसने, लेकिन डिफेंसिव वेपन देने का अधिकार भी उसने अपने पास रखा।
क्लियर। नेक्स्ट, अब इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर क्या हुआ था, 1 लाख स्ट्रॉन्ग चाइनीज एक्सपीडिशनरी फोर्स फॉर डिफेंस ऑफ बर्मा। डिफेंस किसके अगेंस्ट, जो जैपनीज आगे बढ़ रहे थे बर्मा से, ओके। बट वो ज्यादा भारी पड़े तो ये जो चाइनीज एक्सपीडिशनरी फोर्स थी इसने विड्रू कर लिया इंडिया की तरफ, ठीक है। और एक सेंटर ओपन किया गया रामगढ़ में फॉर रीट्रेनिंग एंड री इक्विपिंग बाय द अमेरिकन। ऑलराइट। फिर 42 में चियांग काई शेक आए भी रामगढ़, और उसी टाइम पे कांग्रेस का सेशन भी चल रहा था रामगढ़ में, तो इनको इनवाइट भी किया गया कि आप चाहें तो कांग्रेस का सेशन एड्रेस कर सकते हैं आकर यहाँ पे, ठीक है। तो चाइना सॉलिडारिटी विद इंडिया एंड फाइट अगेंस्ट जापानीज एग्रेशन। 1942 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा चियांग को कि अगर देखिए चर्चिल, जो उस टाइम यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, अगर चर्चिल हमें अश्योर करते हैं अबाउट इंडियाज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर अटलांटिक चार्टर, तो हम इस वॉर में अलाइड पावर का साथ दे सकते हैं अगेंस्ट जापानीज। लाइक फिर चियांग ने यही लेटर लिखा रूजवेल्ट को, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, कि आप इंटरवीन कीजिए जरा और इंग्लैंड को कन्विंस कीजिए कि वो इंडिया के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस लीडर्स, इनकी बात माने। ऑलराइट। और इस ये जो रूजवेल्ट ने फिर यहाँ से जो प्रेशर बनाया विंस्टन चर्चिल पर, उसी का नतीजा था कि क्रिप्स मिशन भेजा गया था इंडिया में। ऑलराइट। इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इन 1950 इटसेल्फ, और उसकी वन चाइना पॉलिसी को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गलती ये हुई कि हमने बदले में कुछ लिया नहीं। हमने तो आपकी बात मान ली वन चाइना पॉलिसी की, ताइवान आपका पार्ट है, ठीक है, लेकिन बदले में उनसे एश्योरेंस नहीं लिया कि आपका क्या स्टैंड है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल पर। ऑलराइट। तो ये कहीं ना कहीं हमने वन वे में ही दे दिया उनको। तो फिर ताइवान के साथ हमने स्टैब्लिश किए हैं कुछ ट्रेड एंड कल्चरल टाइज इन 1995, ओके। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो सीनो पाकिस्तान का जो मिलिट्री नेक्सस बढ़ रहा है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सी पैक कॉरिडोर आपको पता ही है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट तक जा रहे हैं। दूसरा, ताइवान यूनिक पोजीशन एज वर्ल्ड लीडर इन सेमीकंडक्टर्स मेक इट डिजायरेबल फ्रेंड एंड पार्टनर। मैंने जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि यूएसए कभी ताइवान को चाइना के अंडर में नहीं जाने देगा, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल है ताइवान का सेमीकंडक्टर्स पे, वो पूरे वर्ल्ड ओवर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो कभी इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा चाइना के अंडर में। और बट उसने ऐसी कोई कमिटमेंट भी नहीं दी है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। एनीवे, मैंने ग्वादर पोर्ट की बात की थी, तो जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो यहीं पे आके खत्म होता है, ग्वादर पोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान में। तो इसी ग्वादर पोर्ट ये जनरली आता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में, और यहाँ पर चल रही है इंसर्जेंसी, ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान जो इंसर्जेंट्स है वो मानते हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा बन के नहीं रहना है, हमें सेपरेट नेशन चाहिए अपना बलोच का। ऑलराइट। तो यहाँ पर ये अटैक होते रहते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पर और लोगों पर, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप यहाँ से चाइना की मदद से पूरे रिसोर्स निकाल रहे हो हमारी जमीन से, और बदले में हमारी जिंदगी नहीं सुधर रही है। बलूचिस्तान अगर एरिया देखोगे आप तो बहुत बैकवर्ड है। फिर हवाई आइलैंड आपको पता है यूएसए के अंडर में आता है, वहां पर वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी की बात है, तो देखिए आप एक काम कीजिएगा, आपकी जो लक्ष्मीकांत है ना उसमें प्रिविलेज एक चैप्टर तो नहीं है अलग से, लेकिन शायद ये पार्लियामेंट चैप्टर के अंडर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप दो चीजें प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक तो होता है कॉमनली हाउस की प्रिविलेज, जो पूरा एक हाउस एंजॉय करता है, लोकसभा राज्यसभा, और एक होते हैं जो इंडिविजुअल एमपी एंजॉय करते हैं जो प्रिविलेजेस, ओके, जैसे आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते जब सेशन चल रहा हो, इस तरह की, ठीक है। हाउस के प्रिविलेजेस जैसे कि आप कुछ गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हाउस की प्रोसीडिंग्स के बारे में, जब सीक्रेट सिटिंग अलाउ की गई है तो वहां पे आप नहीं आएंगे, ठीक है, मीडिया को बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रिविलेज, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑलराइट, और क्योंकि ये न्यूज में है तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्या क्या प्रिविलेजेस हाउस में दिए गए हैं और क्या मेंबर इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल आप ये काम का नहीं है, लेकिन आपको प्रिविलेजेस लक्ष्मीकांत से पढ़ने होंगे। इसमें मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसने कहा था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वुड बी स्पेसिफाइड इन ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ इनेक्ट नहीं कर देता तो हाउस और हाउस के मेंबर्स वही प्रिविलेज एंजॉय करेंगे जो यूके का लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ कॉमन एंजॉय करता है, ठीक है। सेम हमने उससे लिंक करके रख दिया। बट 1978 में हमारे पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और डिलीट कर दिया ये प्रोविजन जो रेफरेंस था हाउस ऑफ कॉमन्स को यूके के, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने डिलीट कर दिया। बट डिलीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमने कोई लॉ अभी तक इनेक्ट नहीं किया है प्रिविलेजेस को लेकर, ऑलराइट। तो अब आप कहेंगे कि फिर ये प्रिविलेजेस किस हिसाब से डिसाइड होते हैं, तो ये मिक्स हैं। कुछ प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उन पे, कुछ स्टैट्यूट्स जो इनेक्ट किए गए हैं,
कुछ हाउस के प्रोसीजर्स, कुछ कन्वेंशन। ओके, इट इज मिक्स। ठीक है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ये प्रिविलेज कमेटी का। 1978 में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने रेकमेंड किया था एक्सपल्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। बड़ी बात है। ओके, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करके दिया है कि अभी तक हमारे पास कोई लॉ नहीं है प्रिविलेजेस का। ठीक है, ये कन्वेंशन पे बेस्ड है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कुछ रूल्स ऑफ द हाउस पे बेस्ड है, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना होगा खुद से। ठीक है, ये आप लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर लेंगे, आपके मेंस के लिए एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोग सभी जूम कॉन्फ्रेंस वगैरह मीटिंग में यूज किया होगा कभी। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा है कि आपका जो भी डेटा है जूम पे, जैसे आपके ऑडियो कॉलिंग्स हैं जो भी, ठीक है, आपके वीडियोस हैं, उसके बाद आपका फेशियल रिकग्निशन वगैरह, तो ये सारा डेटा जूम यूज कर सकेगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की एल्गोरिदम को डिजाइन और ट्रेन करने में। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे आप यूज कर सकते हो। तो फिर ये इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो इन्होंने फिर कहा कि चलिए ठीक है, हम यूज करेंगे लेकिन आपके कंसेंट लेने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, टर्म ऑफ सर्विस नाउ रिक्वायर यू टू अलाउ एआई टू ट्रेन ऑन ऑल योर डेटा, ऑडियो, फेशियल, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन अनकंडीशनली एंड इररेवोकेबली विथ नो ऑप्ट आउट। ठीक है, तो ये कंडीशन जब इन्होंने लगाई तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ, तो फिर इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ठीक है, सच डेटा विल नॉट बी यूज्ड विदाउट यूजर कंसेंट बट देयर इज अ कैच। अब इसमें कैच ये है कि अगर मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम द एडमिन सपोज उस मीटिंग का, और अगर मैंने कंसेंट दे दिया कि ठीक है आप यूज कर सकते हैं हमारा डेटा, तो इस मीटिंग में ज्वाइन करने वाले आप सभी लोगों का डेटा भी समझिए कंसेंट मिल चुका है। ठीक है, आप लोगों के पास एज ए इंडिविजुअल ये अथॉरिटी नहीं होगी कि इस मीटिंग का डेटा, यानी कि आपके भी फेशियल रिकग्निशन, आपके वीडियोस, आपके ऑडियोज, ठीक है, इसका एक्सेस ना कर पाए वो। अगर एज ए एडमिन कंसेंट दे दिया गया है तो मतलब आप लोगों का भी कंसेंट दे दिया गया है। ठीक है, तो ये उसमें कैच है। तो वहां सब वो डेटा प्राइवेसी वाली बातें आ जाती हैं। अब बात करते हैं यूरिया की। तो देखिए लास्ट ईयर हम लोग नीम कोटेड यूरिया लेकर आए थे। ठीक है, नीम के साथ उसको कोट किया जाता है, उससे क्या होता था कि यूरिया स्लोली स्लोली सॉइल में जाएगा, क्योंकि अगर इकट्ठा चला जाता है तो वो लीच कर जाता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड में। ठीक है, प्लांट उसको उतना एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है तो उसको बेटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो उसी गोल के साथ हम लेकर आए थे नीम कोटेड यूरिया। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने लॉन्च किया है गोल्ड यूरिया फर्टिलाइजर। ओके, बेसिकली इट इज जस्ट यूरिया फोर्टिफाइड विद सल्फर। क्योंकि देखिए नॉर्मल जो यूरिया होता है ना उसमें 46% होता है हमारा नाइट्रोजन, और यूरिया गोल्ड में होगा 37, क्योंकि हमें इसी का नाइट्रोजन का हमारे यहाँ बहुत ओवर यूज हो रहा है। जैसे अगर आप एनपीके जो हमारे मेन है, ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे तो इसका माना जाता है कि इसका रेशियो होना चाहिए 4:2:1, लेकिन हमारे यहाँ नाइट्रोजन इसका यानी कि यूरिया, इसका इतना ज्यादा मिसयूज होता है कि ये रेशियो है हमारा 4:2:1, 8 रेशियो। ठीक है, यानी कि हम यूरिया जितना डालना चाहिए ना प्लांट्स में उससे डबल यूज कर रहे हैं। राइट, तो इसी को करने के लिए हमने नीम कोटेड यूरिया लाए थे और अब लेकर आए यूरिया गोल्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके दो गोल है मेनली। पहला, डिलीवर सल्फर अलॉन्ग विद नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे यहाँ की जो इंडियन सॉइल्स ना दे आर डेफिशिएंट इन सल्फर, और सल्फर जरूरी होता है ऑयल सीड और पल्सेस को ग्रो करने में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इंप्रूव द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, एनयूई, इसको याद रखिएगा अभी। ठीक है, क्योंकि सल्फर की कोटिंग करने से क्या है कि ये ग्रेजुअली रिलीज करेगा नाइट्रोजन को, यही काम नीम भी कर रहा था, यही काम सल्फर करेगा। बट वी आर येट टू कमर्शियली इंट्रोड्यूस द यूरिया गोल्ड और रिवील एनी प्राइसिंग अबाउट इट, बट जो डिटेल्स जितनी अभी सामने है उससे ये श्योर है कि ये ज्यादा कॉस्टली होगा एज कंपेयर टू नीम कोटेड यूरिया। और ना प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है, इसमें दो कंसर्न है। पहला कि हमारे यहाँ यूज होता है करीब 35 मिलियन टन यूरिया, तो इस 35 मिलियन टन में से 7.6 मिलियन टन यानी कि ऑलमोस्ट 20% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके अलावा जो 80% हम लोग खुद बना भी रहे हैं ना डोमेस्टिकली, वो बना रहे हैं नेचुरल गैस का यूज करके, और ये नेचुरल गैस भी हम लोग मोस्टली इंपोर्ट ही कर रहे हैं ओमान से। ऑलराइट, तो आप दोनों वे में देखिए कि हमारे यहाँ यूरिया का बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है। अब ये ओवर यूज को पूरा सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यूरिया इंपोर्ट करें या डोमेस्टिकली बनाएं। अगर हम यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व का बिल आ रहा है, और अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो उसमें यूज होने वाली नेचुरल गैस जिससे वो बन रहा है वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ऑलराइट, तो दोनों ही चीज से गलत है, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इसका जो यूज है वो सही करें, ओवर यूज ना होने दें। Now, barely 35% of the nitrogen applied through urea in India is actually utilized. अगर हमने 100 यूनिट फेंकी तो उसमें से 35 यूनिट ही प्लांट एब्सॉर्ब करेगा, बाकी 65 यूनिट या तो एटमोस्फियर में चली जाएंगी एज अमोनिया गैस या फिर लीच कर जाएंगी ग्राउंड में आफ्टर कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट्स। ओके, तो 65% नाइट्रोजन तो हम लॉस कर रहे हैं उसमें। राइट, तो अगर इसका हम यूज ज्यादा एफिशिएंट कर पाएंगे तो हम, जैसे आज अगर 4 बोरी यूरिया डाल रहा है फार्मर तो वो काम 1 बोरी में भी हो जाएगा। तो हमें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, इसीलिए हम लोग नीम कोटेड यूरिया और ये गोल्ड यूरिया लाएं। ठीक है, country with hardly any natural gas or rock phosphate or potash and sulfur reserve shouldn't beyond a point encourage consumption of these commodity fertilizers in a plain vanilla form. अगर आपको यूज करना है तो it must be coated with secondary nutrients like sulfur, calcium, magnesium as well as micronutrients. अब ये जो micronutrients की लिस्ट है ना, इसको आप याद रखिए एज इट इज। ओके, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि हमारे ये एनपीके, उसके अलावा ये जो तीन यहाँ मेंशन है सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एनपीके सल्फर, एनपीके सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गए हमारे मैक्रो। उसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पर मेंशन है, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज। मैग्नीज कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीशियम मैक्रो, मैग्नीज माइक्रो, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, निकल। ठीक है, तो ये बात थी इस आर्टिकल की। दूसरा हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की वैकेशंस को लेके कुछ इश्यू चल रहे हैं कि आप इतनी ज्यादा वैकेशंस पे रहते हैं जबकि आपके यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ऑलराइट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का देखें तो वो वर्क करता है सिर्फ 193 डेज इन अ ईयर, हाई कोर्ट वर्क करते हैं 210 डेज इन अ ईयर और ट्रायल कोर्ट वर्क करते हैं 245 डेज इन अ ईयर। इतनी छुट्टी किसको मिलती है? ब्यूरोक्रेसी में देखिए आप, इतनी छुट्टी है क्या? नहीं है। ठीक है, किसी भी सर्विस में नहीं होती, तो फिर जजेस इतनी छुट्टी क्यों लेते हैं? कॉलोनियल टाइम पे ये अपने आप को लॉर्ड मानते थे तो इन्होंने नॉर्म्स बना लिए अपने। ठीक है, और यहाँ पर एक मलीमत कमेटी का नाम है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये अटल जी के टाइम सेटअप हुई थी, ये रिगार्डिंग दिस क्रिमिनल सिस्टम। ठीक है, क्रिमिनल सिस्टम को ही रिफॉर्म करने के लिए हुई थी। ऑलराइट, तो अब ये कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज में देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स वो वर्क करता है सिर्फ 79 डेज, यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट, यूएसए का। तो देखिए यूएसए में आपको पता होगा कि वहाँ की जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। वहाँ पे जो उनके स्टेट लेवल के कोर्ट हैं वो स्टेट लॉ को एडमिनिस्टर करते हैं, और जो उनका सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फेडरल लॉज को एडमिनिस्टर करता है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन है मुश्किल से 7 पन्ने का। ठीक है, और उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, उनके यहाँ नंबर ऑफ केसेस कम आते हैं, उनके यहाँ पेंडेंसी कम है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर ये बैठते हैं 97, 189, 145 डेज। तो इन देश की पॉपुलेशन भी तो देखिए आप, देखिए हमारे पॉपुलेशन बहुत है, नंबर ऑफ केसेस बहुत है, और फिर ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर इन देशों में एक केस को सॉल्व करने में कितने साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो 5-5 साल केस चलता रहता है। ऑलराइट, एमपीपीएससी का रिजर्वेशन इशू आज तक चल रहा है 2020 से, एग्जाम्स बच्चों की 2018 के बाद से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है वहां, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, ये कई स्टेट्स की कहानी है। लेकिन अगर जब ये वैकेशन में होता है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट केस आ जाए तो उसको फिर देखने के लिए कोई जज नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ वैकेशन बेंचेस होती हैं कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट केस आ जाएगा तो वो उसको हैंडल करेंगी। ठीक है, इसके अलावा भी हमने एक और आर्टिकल देखा था अभी 2 दिन पहले न्यूज में ही, कि जजेस को छुट्टी पे वेकेशन पे जाना जाए बट दे शुड गो बाय रोटेशन। और जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं तो ऐसा नहीं कि सबके सबकी लीव एक ही टाइम पे होगी, सबके वैकेशन अलग अलग टाइम पे होंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो अवेलेबल रहे। तो वो एक रिकमेंडेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शायद कभी प्रीलिम्स में काम आएगा, हाई कोर्ट हैव पावर टू स्ट्रक्चर देयर कैलेंडर अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। ओके, कभी स्टेटमेंट तरह दे दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट का कैलेंडर क्या होगा, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट अपना कैलेंडर खुद डिसाइड करता है, उसे कब वेकेशन पे जाना है, कब क्या करना है। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है कि जैसे आरबीआई ने कहा था हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज करेंगे अब, तो उसके लिए इसने कुछ प्राइवेट फॉर्म चूज करे हैं जैसे मैकिन्से एंड कंपनी, एसेंचर सॉल्यूशन। ओके, बस यही बात है इतनी सी। हाँ, बाकी स्पोर्ट न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन, हैव ए ग्रेट डे।